पागल खाने में एक लड़का जिसके पैरों में जंजीरें बंधी हुई थी और पास में एक डायरी रखी थी। वह दीवार पर नाखून मार रहा था। उसके नाखून बुरी तरह से खराब हो चुके थे। उसने नाखून से कुरेद कर दीवार पर एक चित्र बनाया था जो कि किसी भूत का था। मैं अब नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। हाँ। आखिर वो कौन है और उसकी ये हालत क्यों है, ये सब उसी डायरी में लिखा है। डॉक्टर ने बताया कि एक हादसे के बाद का सदमा वो सहन नहीं कर पाया और दुख की वजह से वो धीरे धीरे कुछ सालों में पागल हो गया। लेकिन उससे पहले उसने सारी आप बीती उस डायरी में लिख दी थी। आइए हम आपको बताते हैं कि उस डायरी में क्या लिखा है। मेरा नाम अमन है। मैं एक टीनेजर था जब मेरे साथ वो भयानक घटना घटी। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो इंसान नहीं कर सकते, या मैं कहूं कि वह इंसान नहीं थे। मेरे लिए भूतों का शिकार करना और भूतिया जगहों पर जाना एक आम बात थी और मुझे ऐसे रिस्क अच्छे भी लगते थे। मैं और मेरे दो दोस्त कई भयानक जगहों पर जाते थे केवल भूतों को देखने के लिए, या आप कह सकते हैं कि भूत असली होते हैं या नहीं यह बात का पता लगाने के लिए, और अगर भूत सच में होते हैं तो उनसे मिलकर उनका सामना करने के लिए। लेकिन आज तक भूत कभी हमें नहीं मिले थे। कई बार हमारे साथ ऐसी कुछ घटनाएं घटी जिसमें अगर कोई आम इंसान होता तो उससे विश्वास हो जाता कि भूत होते हैं, क्योंकि वो वहां से बिना पूरी घटना को समझे डर कर भाग जाता। पर हम उस घटना की तह तक पहुंचकर उस वहम को तोड़ देते थे। लोगों का जो वहम होता था अंधेरी जगहों पर भूतों को लेकर, हम सब वहम के पीछे छुपी उन सच्चाई को सामने ले आते थे। हम इतनी जगह पर जाते हैं लेकिन कभी एक भी भूत नहीं मिला। हाँ यार, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, लाइव होते हैं और सारी मेहनत बेकार हो जाती है। कभी भूत तो मिलते नहीं, मिलता है तो केवल कभी काली बिल्ली या कभी चमगादड़, कभी किसी जानवर की परछाई या कभी कोई प्रैंक करते हुए भूत की पोशाक पहने हुए कुछ लोग। भाई, भूत रात में मिलते हैं और हम हमेशा सुबह या शाम को जाते हैं। थोड़े दिलेर बनो और रात में जाना शुरू करो। अरे रात में घर वाले जाने नहीं देंगे। तो फिर अपना शौक खत्म कर दो। मुझे तो कोई समस्या नहीं है, मैं जा सकता हूँ। हाँ मुझे भी। ये एक अमन ही डरपोक है। मैं उनके सामने डरपोक नहीं दिखना चाहता था, इसलिए मैंने भी जोश जोश में उनको हाँ कह दी। लेकिन अभी तक हमारे जाने की कोई जगह डिसाइड नहीं हुई थी। तभी एक दिन मैंने और मेरे दोस्त ने एक पुरानी जेल के बारे में सुना जो शहर से 10 किलोमीटर दूर थी। लोग वहां नहीं जाते थे क्योंकि लोगों का मानना था कि उसमें भूत रहते हैं। तो हमने वहां जाने का प्लान बनाया। 2 दिन बाद जब हम वहां पहुंचे, वहां बाहर बड़ा गेट था जिसके आर पार कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसमें तो एक भी होल नहीं है। यार ये जेल है, इसके आर पार नहीं देख सकते। तो अंदर जाना है या बाहर ही रहना है? बिल्कुल जाना है। तो दरवाजा खोलो, ये जाम पड़ा हुआ है। हम तीनों ने जोर लगाकर दरवाजा खोला। वो दरवाजा जैसे ही खुला, अंदर से ढेर सारे चमगादड़ उड़ते हुए हमारे बीच से निकलकर बाहर चले गए। उससे हम थोड़ा और सतर्क हो गए थे। ये जेल लगभग 50 साल पुरानी थी, बिल्कुल खंडहर हो चुकी थी। दीवारें और दरवाजे मिट्टी से काले हो चुके थे। जगह जगह कीड़े मकोड़े और मकड़ियों के जाल थे। तो उस जगह ने हम सबको एक अजीब और डरावना एहसास दिया। एक तेज हवा के झोंके ने हमें हिला दिया और हम उत्साहित थे, लेकिन हमने तब कुछ भी हॉन्टेड नहीं देखा या सुना। तभी मुझे जेल के काफी अंदर कोई चलता हुआ दिखाई दे रहा था। वो बाहर बाहर दाएं बाएं और बाएं से दाएं जा रहा था। देखो दीप, हैप्पी, यहाँ कोई है। वो यहाँ वहाँ चल रहा है। कहाँ है? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे वहाँ कोई नहीं चल रहा है, ये केवल तेरा डर है। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ कोई है। मुझे अभी भी वो वहाँ दिख रहा है। तभी हैप्पी ने मेरे सिर पर थप्पड़ मारा और मजाक करने लगा। अब बोल, अब दिख रहा है कोई? नहीं, पर मैं सच कह रहा हूँ यार, मुझे दिख रहा था। चल चल डरपोक कहीं का, हमें डराने की कोशिश मत कर बेटा। वो दोनों मेरा यकीन नहीं कर रहे थे,
जेल के खौफनाक अंधेरे ने मुझे डरा दिया, इसलिए मैंने जल्दी से अपनी टॉर्च चालू किया। हम आधी रात को भूतों की तलाश में एक भूतिया कही जाने वाली जेल में थे। फर्श पर पुराने और बिखरे हुए रिकॉर्ड पड़े थे, दीवारें टूटी फूटी थी, हर जगह टूटा हुआ फर्नीचर, पानी के पाइप लीक हो रहे थे टप टप, और इसके अलावा भी कई तरह की आवाजें जेल से आ रही थी, जो आवाजें सुननी किसी के लिए भी सामान्य नहीं होगी। यार, तुमने सोचा कि यहाँ पानी कैसे लीक हो रहा है? यहाँ तो कोई रहता ही नहीं। रहते हैं, यहाँ भूत रहते हैं, इसलिए यहाँ पानी है। आई मेक एवरीवन हैप्पी, दैट्स व्हाई माय नेम इज हैप्पी। बात सही है, अगर यहाँ कोई नहीं रहता तो पानी कैसे आया? यार, बरसात का पानी भर गया होगा कहीं, तो लीक हो रहा होगा। मुझे तो नहीं लगता ये बरसात का पानी है, अभी तो कई दिनों से बरसात भी नहीं हुई है। तो बेटा, भूतों को भी पानी की जरूरत नहीं होती। ये बात भी सही है, तो आखिर पानी आया कहाँ से? तुम यहाँ भूत देखने आए हो या पानी की तलाशी लेने आए हो? छोड़ो ना, जहाँ से भी आया उससे हमें क्या लेना देना। चलो अब। वो दोनों काफी एक्साइटेड थे, लेकिन मैं नहीं था। मुझे सच में डर लग रहा था और मैं काफी घबराया हुआ भी था। हमने लाइव फीड करना शुरू किया। कोई नहीं देख रहा था, लेकिन हम इसे बाद में YouTube पर पोस्ट करने वाले थे। हमने एक एक कर अलग अलग सेल में एंटर करना शुरू किया। अचानक उस गैलरी से गुजरते हुए मुझे दिखाई दिया 1 सेल में कोई आदमी फांसी पर लटका हुआ है। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। मैं उसे देखता रहा, तभी दीप ने मुझे अचानक हिलाया और मैंने जैसे ही दोबारा उस तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। क्या हुआ अमन, तुम रुक क्यों गए? कोई भूत देख लिया क्या? हाँ यार, मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ कोई फांसी पर लटक रहा था। मैं उसे देख रहा था और जैसे ही तूने मुझे हिलाया वो गायब हो गया। ओह अच्छा, वो मुझसे डर कर भाग गया है ना? क्या अमन, तू भी बच्चों जैसी बात कर देता है। वो यहाँ तेरे आने से पहले सच में था यार, यकीन कर। शाबाश बेटा, शाबाश, अच्छी बात है था तो, इसी के लिए तो हम यहाँ आए हैं। चलो चलो आगे चलो। जैसे ही हम जेल में आगे जाने लगे, हमने कुछ हलचल या कुछ आहटों को सुना। ऐसा लगा वहां कोई था। क्या तुमने सुनी वो आवाज? हाँ, मैंने सुनी। लगता है यहाँ कोई है। हाँ, मुझे भी सुनाई दी है, ये उस तरफ से आ रही है। चलो। आगे जाने पर हमें बेसमेंट का रास्ता दिखाई दिया। मैं बहुत डरा हुआ था। शायद प्रकृति मुझे संकेत दे रही थी कि कुछ बुरा होने वाला है। मैंने सोचा कि वे लोग डरे हुए क्यों नहीं हैं। दोस्तों सोच लो, मुझे लगता है कि मुझे वापस जाना चाहिए। हाँ हाँ चलेंगे, बार बार मुझे मत बताओ कि तुम डरे हुए हो। यार, ऐसा एहसास मुझे कभी नहीं हुआ। हम पहले भी बहुत सी जगहों पर गए हैं, पर उस जेल में होने पर जैसा महसूस हो रहा था वो कभी लफ्जों में बयां नहीं कर पाऊंगा। हम बेसमेंट में जाने लगे। वहां बहुत भयानक गंध थी। वो काफी डरावनी और अंधेरी जगह थी। नीचे कमरे में एक छोटा बेड था जिस पर छोटे कीड़े थे और खाली गंदी प्लेटें रखी हुई थी। उसमें भी कीड़े चल रहे थे। हमने चारों ओर देखा और हमें एक सिक्योरिटी मॉनिटर मिला। लगता है ये कमरा उनका सिक्योरिटी रूम रहा होगा। उस वक्त भी सिक्योरिटी कैमरा होते थे, बाद में लगवा लिए होंगे। ऑन करके देखे क्या? यहाँ लाइट नहीं है, नहीं चलेंगे। देखने तो दे। हैप्पी ने जैसे ही बटन ऑन किया वो ऑन हो गए। हम सब हैरान हो गए कि ये कैसे संभव था। ये क्या? यहाँ लाइट कैसे है और ये चल कैसे गए? तेरे यार ने ऑन किए हैं, चल गई देख। चला, रिकॉर्डिंग चेक करते हैं अब। हमें जाने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि कोई यहाँ रहता है। दीप मेरी बात से सहमत था, लेकिन हैप्पी ने तो ना जाने की ठान रखी थी। अचानक हमें अपने पास आने वाले कदमों की आहट सुनाई देने लगी। कोई हमारी ओर बढ़ रहा था। मैं दरवाजे की ओर वापस चला गया और दरवाजे के पीछे छिप गया। तभी मैंने दरवाजे और दीवार के गैप में से बाहर किसी को तेजी से जाते हुए देखा, पर वो इंसान नहीं लग रहा था। मेरा दिल बाहर आने लगा। अब बस मुझे वहां से निकलना था। मैं समझ गया कि यहाँ सचमुच भूत रहते हैं। फिर हमें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी और कदमों की आहट बंद हो गई थी। कुछ लोग के रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाजें काफी जोर से हमारे कानों को चीरने लगी। हैप्पी प्लीज तुम चलो, मैं जा रहा हूँ,
मैंने बाहर भूत देखा। अब तो मैं भी जा रहा हूँ, कुछ गड़बड़ है। ये सब आवाजें और आहटें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। यहाँ जरूर कुछ ऐसा है जिसका सामना हम में से किसी ने आज से पहले कभी नहीं किया होगा। हैप्पी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें उस रिकॉर्डिंग पर चिपकी हुई थी। वह पिछली रिकॉर्डिंग चलाने की ट्राई कर रहा था। हमने हमारा कैम रिकॉर्डर वही एक जगह पर रख दिया था। आखिर कैमरा रिकॉर्डिंग शुरू हो गई थी। ये क्या? ये तो लाइव कैमरा चल रहे हैं लेकिन क्लियर नहीं हो रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? ये देखो, आज की डेट है और अभी का टाइम है। और ये देखो, कमरा भी दिखाई दे रहा है जिसमें हम हैं। थोड़ा क्लियर होने दो। धीरे धीरे कैमरा रिकॉर्डिंग क्लियर होने लगी और हमने जो देखा उसने हमें मौत ही दिखा दी थी। हर एरिया में लोग भागते उड़ते दिखाई दे रहे थे और हमारे कमरे में हम तीनों के अलावा 2 आदमी और मौजूद थे। और हमारे कमरे के बाहर भी बहुत सारे लोग जमा थे और वो सभी कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर आना चाह रहे थे। अब हैप्पी के भी पसीने छूटने लगे। तभी अचानक लाइट चली गई। मैं जितना जोर से चिल्ला सकता था चिल्लाया और वहां से भागा। मुझे नहीं पता था कि किस दिशा में, लेकिन मैं बस भाग रहा था। मेरे हाथ में टॉर्च थी पर डर से भागते हुए मेरे हाथों से गिर गई और अब मुझे उस अंधेरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मैंने हैप्पी की चीख सुनी। मैं और डर गया। मैं रुक गया और महसूस किया कि मैं एक कमरे में था। मैं कदमों की आवाज सुन रहा था, इसलिए मैं छिप गया। जब कदम करीब आए तो मैंने दीप की आवाज सुनी। मैंने उसका हाथ पकड़ा, चुपचाप उसे बुलाया और हम दोनों कमरे में छिप गए। मुझे अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। मैं मदद के लिए फोन करने के लिए अपना फोन ढूंढने लगा, लेकिन मुझे नहीं मिला। मैंने दौड़ते समय अपना फोन गिरा दिया था, इसलिए हमने उस जगह से बाहर भागने का फैसला किया। मेरी टॉर्च मुझे वहीं पास में गिरा हुआ मिला, पर अब वो बंद हो चुका था। हम दोनों ने हाथ पकड़ रखे थे। हम जितना हो सके चुपचाप चल रहे थे ताकि कोई आवाज ना हो। अचानक दीप का हाथ छूट गया। वह चिल्लाया, दूर जाने लगा। किसी ने उसे पकड़ लिया था। मेरी आंखों के सामने कोई उसे खींच ले गया। मैं उसकी आवाज के पीछे गया। वह रास्ता सिक्योरिटी रूम की तरफ जा रहा था। मैंने उस रूम के बाहर से छुपकर जो देखा वह मुझे बहुत सताता है। दीप चिल्ला रहा था और उस भूत ने उसको बालों से पकड़ा हुआ था। उसने इतने जोर से उसके बाल खींचे कि उसके कुछ बाल जड़ से समेत बाहर निकल गए थे। छोड़ दो मुझे, जाने दो। मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा, मैं कभी नहीं आऊंगा। उस भूत ने दीप के गले में हाथ डाला और उसकी नसों को बाहर निकाल दिया। फिर उसने उसके होठों को पकड़कर फाड़ दिया। उसने दीप का सीना चीरकर उसका दिल भी निकाल लिया। फिर वो हैप्पी और दीप के दिल को उठाकर खाने लग गया। मैं मेरे दिमाग से बाहर हो गया था। मुझे लग रहा था मैं भी एक लाश बन गया हूं और मैं वहीं बेहोश हो गया। होश आने पर मैंने देखा कि मेरे चेहरे पर धूप पड़ रही है और मैं जिंदा हूं। मैं जल्दी से वहां से बाहर भागा। मैं सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। मैं दिन ब दिन पागल होता जा रहा हूं और मेरी कहानी यहीं खत्म करता हूं। ये कहानी ऋषभ की है, जो मुंबई में रहता था और वहीं सरकारी नौकरी करता था। ऋषभ रोज शाम को बीच पर सफर करने जाता था। ऋषभ एक शर्मीला लड़का था और सबकी हेल्प किया करता था। एक दिन वो बीच पर घूम रहा था, तभी उसे वहां पर एक लड़की स्कूटी से गिरी हुई दिखी। हेलो मैम, आप ठीक तो हैं ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? मैम, आप ठीक तो हैं? इतना पूछते ही ऋषभ उस लड़की को स्कूटी से दूर करके उसे उठाने में हेल्प करता है। थैंक्स, आपने मेरी हेल्प की। नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। पहले तो तुम मुझे ये मैम बुलाना बंद करो। मैं कोई मैम वैम नहीं हूँ, मेरा नाम सुहाना है। ओह सॉरी मैम। ओह, मेरा मतलब सुहाना। तुमने अपना नाम नहीं बताया? जी, मेरा नाम ऋषभ है। नाइस टू मीट यू ऋषभ। तभी ऋषभ देखता है कि सुहाना के हाथ से खून निकल रहा है, तो वो उसे डॉक्टर के पास ले जाता है और इसके बाद ऋषभ और सुहाना की दोस्ती हो जाती है। अब ऋषभ रोज शाम को सुहाना के साथ घूमने जाने लगा। चलो हम बीच के सबसे लास्ट में चलते हैं। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। आई लव यू सुहाना।
मैं भी तुमसे यही बात कहना चाह रही थी, बस समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहूँ। एक्चुअली मेरी पोस्टिंग केरला में हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि हम शादी कर ले और तुम्हें भी अपने साथ वहां ले जाऊं। इसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं और केरला चले जाते हैं। दोनों को बीच पर टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद था। बीच पर घूमते हुए उन्हें एक बाबा दिखे। वो सुहाना को उसके नाम से बुला रहे थे। बाबा, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैं तुम्हारा बस नाम ही नहीं, ये भी जानता हूँ कि तुम लोग मुंबई से आए हो। मैं यहाँ तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। दोनों बाबा की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। लो, मैं तुम्हारे लिए ये नीलम का हार लाया हूँ। नहीं बाबा, मैं ये कीमती हार नहीं ले सकती। रख लो। सुहाना बाबा से वो हार ले लेती है। घर वापस आने में उन्हें बहुत देर हो जाती है, तो दोनों घर आकर सोने चले जाते हैं। ऋषभ सुबह उठता है तो सुहाना घर पर नहीं होती है। वो परेशान हो जाता है और शाम को उसी बाबा के पास जाता है। बाबा, ये आपने क्या किया? सुहाना कहीं गायब हो गई है। तभी वो बाबा रूप बदलकर अपने असली रूप में आ जाता है। असल में वो एक ब्रह्म राक्षस था। ऋषभ उसे देखकर डर से कांप उठता है। तुमने सुहाना के साथ क्या किया? उसे कहाँ गायब कर दिया तूने राक्षस? जवाब दो मुझे। तुमने मेरे मंदिर के स्थान पर अपना घर कैसे बनाया, दुष्ट इंसान? तभी वो ब्रह्म राक्षस उसको हवा में उड़ा देता है और ब्रह्म राक्षस गायब हो जाता है। ऋषभ जमीन पर गिरते ही बेहोश हो जाता है और उसे जैसे ही होश आता है, वह खुद को किसी के घर के बेड पर लेटा हुआ पाता है। भगवान का शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया। मुझे अभी घर जाना होगा, सुहाना की जान खतरे में है। इसके बाद पंडित जी ऋषभ को सब बताना शुरू करते हैं कि उसके साथ कल रात को जो भी हुआ, उसके पीछे क्या कारण था। हमारे गांव को पिछले 50 सालों से एक श्राप मिला हुआ है। इस गांव में उस ब्रह्म राक्षस की अनुमति के बिना कोई एक ईंट तक नहीं हिला सकता। इस गांव का रहने वाला हर इंसान कोई भी नया काम करने से पहले मंदिर में लगी उस ब्रह्म राक्षस की मूर्ति की पूजा करता है और उस ब्रह्म राक्षस की अनुमति लेता है। इसलिए ब्रह्म राक्षस तुमसे नाराज हो गया है। ऋषभ उस गांव में कुछ ही समय पहले आया था, इसलिए उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। दरअसल ऋषभ को जब पता लगा कि उसकी जॉब पोस्टिंग केरला में होने वाली है, तो उसने वहीं पर एक घर बनाने का सोचा और सुहाना से शादी करके उसी घर में रहने का फैसला किया। इसलिए ऋषभ ने केरला शिफ्ट होने से पहले ही एक ठेकेदार को वहां उसके लिए एक घर बनाने का ऑर्डर दे दिया था। पुजारी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर अब सुहाना को उस राक्षस से कैसे बचाकर वापस लाऊं? नियति ने तुम्हें खुद यहाँ बुलाया है पुत्र। भविष्यवाणी के इस हिसाब से इस श्राप को तोड़ने वाला इंसान किसी दूर अलग ही स्थान से आएगा, जो कि अपने सच्चे प्यार की भावना के कारण ही उस ब्रह्म राक्षस का विनाश कर सकता है। अगर तुम सच्चा प्यार करते हो तो एक रास्ता है। पुजारी जी, मैं सुहाना के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ठीक है। ऋषभ, जिस बीच पर तुम घूम रहे थे, उसके पास समुद्र के बीचों बीच गहराइयों में एक मंदिर है। उसमें एक कलश स्थापित किया गया है जिसमें उस ब्रह्म राक्षस का रक्त है। क्योंकि ब्रह्म राक्षस उसी रक्त से बना था, इसलिए उसी रक्त से उस राक्षस के अंत होने की भविष्यवाणी हुई थी। पर इसकी आज तक बस सबने कहानियां ही सुनी हैं, पर उस तक कोई पहुंच नहीं पाया। ठीक है पुजारी जी, मैं आपकी कही हर एक बात याद रखूंगा। ऋषभ तुरंत वो कलश लेने के लिए निकल जाता है। ऋषभ उसी बीच पर आ जाता है और वहां से समुद्र में चला जाता है। पर कुछ दूर जाने पर उसे पानी के अंदर किसी का विशाल साया दिखाई देता है। उस साये को देखने के लिए ऋषभ जैसे ही पानी के अंदर अपना मुंह डालता है, वो देखता है ऐसा तो वहां कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है ऋषभ, यहाँ तुझे वहम हो रहा है। याद नहीं है पुजारी जी ने क्या कहा था कि वो दानव उस मंदिर के अंदर ही रहता है उस कलश की रक्षा करने के लिए। ऋषभ फिर से अपना सफर शुरू करता है और तैरने लगता है।
तभी पीछे से कोई उसका पैर पानी के अंदर खींचने लगता है और उसे पानी में खींच लेता है। ऋषभ बहुत डर जाता है और पानी में कौन है जो उसे अंदर खींच रहा है ये देखने के लिए काफी तेजी से यहाँ वहां देखने लगता है। इस बार भी वहां कोई नहीं होता, पर इस बार पानी की गहराइयों में उसे वो मंदिर दिख जाता है जहां उसे जाना था। इसके बाद ऋषभ पानी की और गहराइयों में तैरता हुआ किसी तरह उस मंदिर में पहुंच जाता है। मंदिर में आकर थोड़ा इधर उधर देखने पर उसे वो कलश दिख जाता है, पर इसके साथ ही उसे उस कलश की रक्षा करता हुआ वो विशाल दानव भी दिखता है। ऋषभ उस विशाल दानव की नजर से बचते हुए छुपकर कलश के पास पहुंचने की कोशिश करता है, पर वो विशाल दानव उसे देख लेता है। क्या करने आया है यहाँ अपनी मौत के पास? मैं यहाँ उस ब्रह्म राक्षस का रक्त लेने आया हूँ। उसने मेरी सुहाना को अपने पास कैद किया हुआ है। मैं उस राक्षस का अंत करके सुहाना और बाकी सबको उसके डर से मुक्ति दिलाऊंगा। अच्छा, तो तुम यहाँ उस कलश में रखे रक्त के लिए आए हो तो ठीक है, पर इसे यहाँ से ले जाने के लिए तुम्हें मेरी एक पहेली का सही जवाब देना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ, पूछो। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ब्रह्म राक्षस। तभी वो विशाल दानव ऋषभ को जमीन से अपने हाथ में उठा लेता है और अपना बड़ा मुंह खोलकर ऋषभ को उसमें डालने लगता है। अब ऋषभ जल्दी जल्दी उस पहेली का सही उत्तर सोचने लगता है। वो विशाल दानव बस ऋषभ को खाने ही वाला होता है। तभी ऋषभ बहुत तेज आवाज में बोलता है, तुम्हारी पहेली का सही उत्तर है मेरा प्यार, क्योंकि मेरा प्यार ही है जिस कारण मैं यहाँ आया हूँ, और मेरे प्यार ने ही मुझे कमजोर कर दिया है। ऋषभ का उत्तर सुनकर वो विशाल दानव उसे वापस जमीन पर रख देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तूने मेरी पहेली का सही उत्तर दिया है, मैं तुझे जिंदा छोड़ता हूँ। जा और ले वो कलश और ले जा उसे अपने साथ। ऋषभ वो कलश लेकर तुरंत उस मंदिर से निकल जाता है और तैरता हुआ समुद्र के बाहर वापस आ जाता है। वह देखता है कि 12 बजने में अब 2 ही घंटे बचे हुए हैं। पुजारी जी, मैं कलश ले आया। इतना कहकर ऋषभ पुजारी जी को वो कलश देता है। पुजारी जी उस कलश को लेकर कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। तभी वो ब्रह्म राक्षस वहां प्रकट हो जाता है। पुजारी, तेरी ये हिम्मत कि तुम मुझे खत्म करना चाहता है, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मैं तुझे एक आखिरी मौका देता हूँ, सुहाना को छोड़ दे। ये कहकर पुजारी जी उस कलश को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वो ब्रह्म राक्षस अचानक से पुजारी जी के पीछे आ जाता है और उन्हें उस कलश से दूर फेंक देता है। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। पुजारी जी, आप ठीक तो है ना? बेटा, मैं ये बात भूल गया था कि इस कलश को और कोई इंसान नहीं खोल सकता। इसे केवल वही इंसान खोल सकता है जिसका जिक्र भविष्यवाणी में किया गया है। तो अब तुम ही इस काम को पूरा कर सकते हो। पुजारी जी, मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा उस ब्रह्म राक्षस को मारने के लिए? बेटा, तुम्हें ये कलश खोलकर इसके अंदर रखे सारे रक्त को इस राक्षस पर डालना होगा और अपना खुद का रक्त इस कलश में डालकर इस कलश को समुद्र में फेंकना होगा। सिर्फ ऐसा करने से ही इस ब्रह्म राक्षस का अंत किया जा सकता है। पर बेटा, ध्यान से, ऐसा करते वक्त ये ब्रह्म राक्षस तुम पर कई बार जानलेवा हमला करेगा। ऋषभ वो कलश को लेकर उस राक्षस की ओर आगे बढ़ने लगता है। वह कलश को खोलने में कामयाब भी हो जाता है, पर वो जैसे ही उस राक्षस के पास पहुंचता है, वो ब्रह्म राक्षस उस पर हमला करना शुरू कर देता है, जिससे ऋषभ काफी घायल हो जाता है। अब जमीन पर बेजान लेटे हुए ऋषभ को सुहाना दिखाई देती है। उठो ऋषभ, ऋषभ उठो, खत्म कर दो इस राक्षस को, बचा लो मुझे और ले चलो अपने साथ वापस। ऋषभ उठो। ऋषभ एक बार फिर से अपनी आंखें खोलता है तो उसे ब्रह्म राक्षस उसके सामने हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है। ऋषभ उठता है और इससे पहले कि ब्रह्म राक्षस उस तक पहुंच पाता, ऋषभ उस पर कलश के अंदर रखे सारे रक्त को ब्रह्म राक्षस पर फेंक देता है, जिससे वो जलने लगता है। तभी ऋषभ अपना कुछ रक्त निकालकर उस कलश में भर देता है
और उस कलश को फिर से बंद करके समुद्र में फेंक देता है, जिससे वो ब्रह्म राक्षस और बुरी तरह से चीखने और जलने लगता है। और कुछ ही पलों में वो ब्रह्म राक्षस जलते हुए धुएं के साथ उड़कर खत्म हो जाता है। जब ऋषभ पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वहां सुहाना खड़ी हुई है, जो कि अब उसके पास आ रही थी, जिसे देख ऋषभ बहुत खुश हो जाता है। तुम दोनों सदा सुखी रहो, तुम्हारे प्यार की जीत हुई और अब सबको उस ब्रह्म राक्षस से भी मुक्ति मिल चुकी है। इतना सब कुछ होने के बाद ऋषभ और सुहाना वहां ना रुकने का फैसला करते हैं और उस घर को बेचकर वापस मुंबई लौट आते हैं। अंधेरे जंगल में सिराज खड़ा हुआ है और उसके सामने उसके बेटे की लाश है। वो दाएं बाएं देखता है, सब जगह सुनसान। पीछे एक भयानक आवाज आती है। वो मुड़कर पीछे देखता है तो एक भयानक काला साया हंस रहा होता है और वो सीधे उड़ते हुए रोहित की लाश में घुस जाता है। सिराज चिल्ला पड़ता है। सिराज देखता है वो प्लेन में है और उसका बेटा उसकी बीवी के पास ही बैठा हुआ है। सिराज अपनी पत्नी मोना और अपने बच्चे रोहित के साथ अमेरिका से लौटकर छुट्टी मनाने के लिए इंडिया आता है, अपने बचपन के दोस्त गौरव से मिलने। रास्ते में सिराज की गाड़ी खराब हो जाती है और वो गौरव को फोन लगाता है, लेकिन गौरव फोन नहीं उठाता। सिराज, कमाल की बात है, मैंने उसे बताया भी था कि मैं किस समय आने वाला हूँ और वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। अब मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मैं कैसे घर तक पहुंचूंगा। रात काफी हो चुकी थी और जहां सिराज की गाड़ी खराब हुई थी वहां पर ज्यादा लोग भी नहीं थे। दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा था और भयानक जंगली आवाजें आने लगी थीं, मानो जंगल जिंदा हो उठा हो और उसे आवाज लगा रहा हो। तभी सिराज सामने से आ रही रोशनी को देखता है, जो कि बहुत तेज उसकी आंखों पर पड़ रही होती है। उसके काफी करीब आकर गाड़ी रुक जाती है, जिससे निकलकर एक साया उसकी ओर आने लगता है। सामने से आ रही तेज रोशनी से सिराज को ठीक से कुछ दिख नहीं पा रहा था, जिस वजह से वो अपने चेहरे के सामने अपना हाथ रखकर कुछ देखने की कोशिश करता है। वो डरते हुए बोलता है, सिराज डर से कांपते, कौन है वहां? अरे मैं हूं गौरव, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? माफ करना यार, मैं अपने कुत्ते को हॉस्पिटल ले जा रहा था, इसलिए तुम्हारा फोन नहीं उठा पाया। और वो अपनी कार में बैठकर जाने लगता है। सिराज, अरे अब हम लोग घर कैसे जाएं? गौरव, घर 500 मीटर की दूरी पर ही है। इतना कहकर गौरव अपनी कार में बैठता है और चला जाता है। सिराज अपनी पत्नी और लड़के के साथ पैदल चलना शुरू कर देता है। उस इलाके में जैसे जैसे वो अंदर जा रहा था, मौसम और भयानक होता जा रहा था। बिजली चमक रही थी और सिराज के बेटे रोहित को डर लग रहा था। सिराज, डरो मत बेटा, हम घर पहुंच ही गए हैं। वो घर पहुंचता है तो मौसम और भी भयानक हो जाता है। गौरव उस जंगल के बारे में सोचता है जो उसके दोस्त ने बताया था। मरने के बाद कोई इस दुनिया में लौट कर वापस नहीं आता और जो आता है वो इस दुनिया का नहीं होता, लेकिन उसे अपने कुत्ते की जान हर हाल में बचानी थी। सिराज अपने घर की बालकनी में बैठा हुआ गांव के बारे में सोच रहा था। पहाड़ों के बीच बसा हुआ वो बहुत ही छोटा गांव था, जहां सिराज अपने बचपन में अपने माँ बाप के साथ रहा करता था। आधी रात को वो देखता है गौरव को कार से उतरते हुए और वो सीधे अपने घर के अंदर चला जाता है, लेकिन उसका कुत्ता कहीं दिखाई नहीं देता। गौरव का मुंह भी उतरा हुआ था। सिराज को लगता है कि उसका कुत्ता मर गया है। सुबह होते ही सिराज और गौरव दोनों मिलते हैं। सिराज, अरे गौरव, तू ठीक तो है ना? तेरा कुत्ते का नाम सुनते ही गौरव और परेशान हो जाता है। हाँ, उसे डॉक्टर ने कहा है कुछ दिन आराम करने के लिए। वैसे कितनी दूर है जानवरों का अस्पताल यहाँ से? है थोड़ी दूर। वो सब छोड़, आजा अपने बचपन की यादों को ताजा कर लेते हैं। गौरव सिराज का बचपन का दोस्त था। वो उसी गांव में रह रहा था। वो उसे दिन भर पूरा गांव घुमाता है और रात में दोनों गौरव के घर आ जाते हैं। दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी दरवाजे के बाहर बहुत जोर जोर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। वो दरवाजे से अपना सर भी मार रहा था। सिराज, रुक, मैं खोलता हूँ। गौरव घबराते हुए, नहीं मत खोलना, बिल्कुल मत खोलना।
सिराज कुछ समझ नहीं पाता। गौरव उसे ऊपर जाकर सो जाने के लिए कहता है। सिराज बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। गौरव दरवाजे के सामने कुर्सी पर बैठा होता है, अपनी बंदूक लिए। कुत्ता भौंकता रहता है और दरवाजे पर जोर जोर से सर मार रहा होता है। पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है और गौरव अपनी बंदूक लिए उस जगह से हिलता तक नहीं है। सुबह होती है, सिराज बाहर निकलता है और देखता है गौरव अपने कुत्ते के साथ खेल रहा होता है। सिराज, अरे वाह, तेरा कुत्ता एक ही रात में ठीक हो गया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और ये बता, रात को यही भौंक रहा था क्या? हाँ, थोड़ा डरा हुआ था। गौरव और सिराज दोनों कार में फिर से घूमने के लिए निकल जाते हैं और जब वो लोग शाम को वापस आते हैं तो देखते हैं कि रोहित गौरव के कुत्ते के साथ खेल रहा होता है। सिराज, अरे वाह, तुमने नया दोस्त बना लिया। मेरा कुत्ता बहुत ही समझदार है, जल्दी सबसे दोस्ती करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब सूरज डूब रहा होता है, गौरव का कुत्ता गुर्राना शुरू कर देता है। गौरव उन्हें बताता है कि रात में उसका कुत्ता होश खो बैठता है, इसलिए उसे बांधना पड़ता है। गौरव अपने कुत्ते को गैराज में ले जाता है और उसका मुंह बांधकर उसे वहीं बांध देता है। रात के 12 बजे जब सारे लोग सो गए थे, तब गौरव के गैराज से बहुत जोर जोर से आवाज आती है, मानो गैराज के दरवाजे को कोई तोड़ना चाहता हो। रोहित उठकर देखता है तो उसका मन कुत्ते से मिलने का करता है, क्योंकि वही उसका यहाँ इकलौता दोस्त था। वो छुपते हुए गैराज के पास चला जाता है। गैराज में से जोर जोर से आवाज आ रही थी। रोहित को लगता है कि कुत्ता डर के मारे ऐसा कर रहा है और उसे उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन गैराज के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। रोहित, तुम चिंता मत करो मेरे दोस्त, मैं कल आऊंगा और तुम्हारे डर को भगा दूंगा। अगली शाम के समय जब गौरव कुत्ते को गैराज में बंद करके जाने लगता है, तभी रोहित उसकी जेब में से चाबी चुरा लेता है। रात में वो गैराज तक चला जाता है। कुत्ता लोहे की मोटी चेन से बंधा होता है। वो रोहित को देखकर बिल्कुल शांत हो जाता है। रोहित उसके पास आता है और उसके मुंह पर बंधा हुआ कपड़ा और चैन भी खोल देता है। रोहित उसे सहलाता है, तभी कुत्ता उस पर गुर्राने लगता है, जिससे वो डर जाता है। तभी रोहित की बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, जिसको सुनकर गौरव जाग जाता है। वो गैराज में जाकर देखता है कुत्ता रोहित की गर्दन को अपने मुंह में दबाए हुए था और उसकी गर्दन से खून निकल रहा था। कुत्ता गौरव को देखते ही रोहित की गर्दन छोड़ देता है और उस पर झपट्टा मारता है। गौरव उस पर गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनकर सिराज भी जाग जाता है और सिराज और मोना दोनों नीचे आते हैं और अपने बच्चे की हालत देखकर मोना रोने लगती है और बेहोश हो जाती है। सिराज, ये सब क्या है? मेरे बच्चे को तुम्हारे कुत्ते ने मार डाला। गौरव, देखो उसकी गर्दन पर थोड़े निशान हैं, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। गौरव और सिराज रोहित को गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। मोना घर पर बाकी लोगों के साथ रुक जाती है। सिराज जब अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाता है तो डॉक्टर उसे मरा हुआ घोषित कर देते हैं। सिराज गौरव से लड़ने लगता है, तेरी वजह से मेरा बच्चा मर गया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो गौरव को बहुत मारता है, मार मार के अधमरा कर देता है। गौरव, देख सिराज, एक रास्ता है जिससे तेरा बच्चा वापस जिंदा हो सकता है। सिराज, मेरा बच्चा मर चुका है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरा कुत्ता भी मर चुका था, लेकिन मैंने उसे जिंदा किया। गौरव उसे बताता है कि कैसे उस दिन जब उसका कुत्ता बीमार हो गया था और वो उसे कार में बैठाकर हॉस्पिटल ले गया था, तब उसके कुत्ते की जान चली गई थी। वो जंगल में एक गुफा में जाकर खोपड़ी के ऊपर कुत्ते का खून डालता है। उसमें से एक भयानक आत्मा निकलती है और उस कुत्ते को उसने गुफा के सामने बने ट्रायंगल में रखा और वहां से चला गया। गौरव, देख मेरा कुत्ता वापस आ गया था, इसीलिए हो सकता है तेरा बच्चा भी वापस आ जाए। सिराज पूरी तरह से टूट चुका था, इसीलिए वो ऐसा करने के लिए भी तैयार हो जाता। दोनों रात 12 बजे जंगल जाते हैं। गुफा के सामने एक ट्रायंगल बना हुआ था जिसके अंदर की मिट्टी लाल रंग से चमक रही थी। सिराज रोहित की लाश को उस ट्रायंगल में रख देता है और गौरव उसे गुफा के अंदर ले जाता है, जहां वो रोहित का खून उस खोपड़ी पर डाल देता है। खोपड़ी में से एक भयानक आत्मा निकलती है। आत्मा जोर जोर से हंसने लगती है। आज इंसान आया है मेरे लिए। और वो आसमान में चली जाती है। अचानक से थोड़ी देर बाद ट्रायंगल पर कूद जाती है और एक बहुत भयानक आवाज के साथ रोहित की डेड बॉडी गायब हो जाती है। और ट्रायंगल जिस जगह पर था, अब वो वहां एक बहुत गहरा गड्ढा हो जाता है। गौरव, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। दोनों घर वापस आ जाते हैं और सिराज मोना को ये बताता है कि उनका लड़का हॉस्पिटल में एडमिट है। गौरव अपने कुत्ते को अपने घर के पीछे गाड़ देता है। 2 दिन के बाद रात के 12 बजे सिराज के घर के दरवाजे के सामने से
एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। मोना जाग जाती है और सिराज भी। सिराज, तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। सिराज नीचे जाता है और सामने अपने लड़के को खड़ा हुआ देखता है तो उसे विश्वास नहीं होता। वो खुशी से उसे गले लगा लेता है। रोहित की आंखें भयानक लग रही थी। वो दांत किटकिटा रहा था। उसके पूरे शरीर पे मिट्टी लगी हुई थी। तभी उसे गौरव की बात याद आती है और वो उसके हाथ बांध देता है और उसके मुंह पर पट्टी बांधकर उसको किचन में सुला देता है। मोना पानी पीने के लिए किचन में जाती है और रोहित को देखती है। वो उसे गले से लगा लेती है और उसका मुंह और हाथ खोल देती है। रोहित की आंखें लाल थी और वो एक भयानक आवाज में कहता है, पापा ने मेरे साथ ऐसा किया है। मोना उसे अपने साथ बेडरूम में लेकर आती है और सिराज को जगाती है और उसके साथ लड़ाई शुरू कर देती है। दोनों सीढ़ियों के पास लड़ रहे थे। दोनों बहस कर ही रहे होते कि तभी पीछे से रोहित मोना को धक्का दे देता है। वो लुढ़कती हुई नीचे गिर जाती है। सिराज, ये क्या किया तुमने? सिराज मोना को उठाने के लिए नीचे जाता है। वो चोट लगने की वजह से मर चुकी थी। रोहित धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आने लगता है। सिराज, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तू मेरा बेटा नहीं हो सकता। सिराज उसका गला दबाने लगता है। तभी वो देखता है कि रोहित की नाक से एक कैंचुआ बाहर आ रहा था। वो उसे देखकर घिन से अपने हाथ वापस खींच लेता है। रोहित हंसते हुए उसका हाथ पकड़ता है और अपने सीने पर रख लेता है। रोहित का दिल नहीं धड़क रहा था। सिराज ये देखकर मानो वहीं जम गया हो। रोहित, क्या हुआ पापा? इतना कहते हुए वो अपना हाथ सिराज के दिल पर रखता है। सिराज का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। फिर धीरे धीरे वो भी धड़कना बंद हो जाता है। तभी गौरव के घर से गोली चलने की आवाज आती है और एक भयानक चीख की आवाज आती है। धीरे धीरे रोहित गौरव के घर की ओर बढ़ता है और दरवाजे पर देखता है गौरव की लाश, उसके गले में अपने दांत गाड़े हुए उसका कुत्ता। रोहित, आओ चलो हम खेलते हैं मेरे दोस्त। गौरव की बंदूक हाथ में लेकर रोहित कुत्ते को सहलाते हुए घर के बाहर बारिश में निकल जाता है। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।